हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, अगर आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं तो जो आपका पेपर फर्स्ट है जिसका नाम शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य है या उसका नाम शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य भी हो सकता है, उसमें आपको कुछ शैक्षिक विचारक मिलेंगे जैसे महात्मा गांधी जी हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, और पाश्चात्य शैक्षिक विचारक मिलेंगे जैसे प्लेटो, रूसो, पॉलो फ्रेरे, ये सब मिलेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग ये जो शैक्षिक विचारक हैं आपके एग्जाम में इनका जीवन दर्शन, इनका शैक्षिक दर्शन पूछा जाता है। वैसे हमने जो है इस भारतीय शैक्षिक विचारक महात्मा गांधी जी के बारे में डिस्कस कर लिया है। क्लास आपने नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा। महात्मा गांधी के बाद हम लोग जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर उस क्लास को आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, बहुत ही आसान शब्दों में हमने क्लियर किया हुआ है। फिर हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भी पढ़ चुके हैं और आज स्वामी विवेकानंद के बाद हम लोग बात करेंगे, देखिएगा, पाश्चात्य शैक्षिक विचारक की। वो हमारे भारतीय शैक्षिक विचारक थे, ये पाश्चात्य शैक्षिक विचारक हैं प्लेटो इनके बारे में बात करेंगे। देखिएगा, आपके एग्जाम में 110% पूछा ही जाता है। चलिए बात करते हैं प्लेटो। अफलातून का जन्म 427 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था। कहाँ हुआ था? जो प्लेटो थे जिनका नाम अफलातून भी था, तो इनका जो जन्म है वो 427 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था। इनके पिता का नाम एरिस्टोन था। क्या नाम था? एरिस्टोन था। ठीक है, इनका जन्म एथेंस के एक कुलीन परिवार में हुआ था। प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ था? एथेंस के एक कुलीन परिवार में हुआ था, जिसके कारण उसका जो प्रारंभिक नाम था वो एरिस्टोकिल्स पड़ा। क्या नाम पड़ा? एरिस्टोकिल्स पड़ा, और बाद में फिर वो प्लेटो नाम से विख्यात हो गए। ठीक है, 20 वर्ष की अवस्था में प्लेटो ने अपने गुरु सॉक्रेट्स से भेंट की और लगभग 8 वर्षों तक उनके संपर्क में रहा। जो प्लेटो हैं वो अपने गुरु सुकरात के संपर्क में कब तक रहे? 8 वर्षों तक रहे। ठीक है, और उसके किशोर एवं प्रौढ़ मस्तिष्क पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? सुकरात का पड़ा, क्योंकि भाई व्यक्ति जिसके संपर्क में सबसे ज्यादा समय व्यतीत करेगा, जाहिर सी बात है उसका प्रभाव पड़ेगा। 1999 ईसा पूर्व में सुकरात को दिए गए मृत्यु दंड से आहत प्लेटो ने एथेंस छोड़ दिया। जब उनके गुरु सॉक्रेट्स को मृत्यु दंड दिया गया तो उससे प्लेटो को बहुत दुख हुआ और फिर उन्होंने एथेंस छोड़ दिया। 40 वर्ष की अवस्था में वह पुनः स्वदेश अपने देश लौटे और वहां 386 ईसा पूर्व उसने एक शिक्षा पीठ यानी कि एक एकेडमी खोला जिसमें वह जीवन पर्यंत अध्यापन करते रहे। उनकी मृत्यु 1947 ईसा पूर्व में हुई थी। हमारा ये कंटेंट आप अपनी किताब से, आप अपने जी नोट से मिलाइएगा तो आपको लगेगा कि बहुत अंतर है। हमने बहुत आसान भाषा में, कम शब्दों में, जितनी आपको जरूरत है उतना लिखा हुआ है। हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। अभी तो प्रॉपर तरीके से सिर्फ लखनऊ और कानपुर के प्रोवाइड करा रहे हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज का कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, वो जल्दी ही आपको मिलेगा। अगर आप लखनऊ और कानपुर यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, जो कंप्लीट नोट्स होते हैं हमारे, उनकी फीस 300 होती है। आप हमें मैसेज करेंगे, उसमें अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भी लिखेंगे। प्लेटो के दार्शनिक विचार देखिएगा। प्लेटोस फिलोसॉफिकल आइडियाज क्या है? प्लेटो का दर्शन निम्न 4 सिद्धांतों पर आधारित है। कौन कौन से सिद्धांत? पहला जो सिद्धांत है इनका जो फर्स्ट सिद्धांत है, 4 सिद्धांत दिए गए हैं। पहला है प्लेटो का आदर्शवाद। देखिएगा, प्लेटो का आदर्शवाद जो है, प्लेटो आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक थे। जो प्लेटो थे वह आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक थे। उन्होंने आदर्शवाद का प्रथम लक्ष्य सत्यम शिवम सुंदरम को प्राप्त करना निर्धारित किया कि आदर्शवाद का प्रथम लक्ष्य क्या होना चाहिए? सत्य को प्राप्त करना, शिव को प्राप्त करना, सुंदरम को प्राप्त करना। ठीक है, और दूसरा उनको जीवन में ढालना। पहला लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम सत्यम शिवम सुंदरम को प्राप्त करें, फिर इनको जो है अपने जीवन में ढालने का प्रयास करें। तो ये था प्लेटो का आदर्शवाद।
फिर दूसरा है दो प्रकार के लोकों में विश्वास। दूसरा क्या है? दो प्रकार के लोकों में विश्वास, यानी कि प्लेटो जो है वह दो प्रकार के जगत में विश्वास करते हैं। कौन कौन से? पहला है विचार लोक या आध्यात्मिक जगत। जो प्लेटो है वह आध्यात्मिक जगत में विश्वास करते हैं, विचार लोक में विश्वास करते हैं। दूसरा है ज्ञान लोक या भौतिक जगत। दूसरा क्या है? ज्ञान लोक या भौतिक जगत, जिसे इंद्रिय जगत भी कहा जाता है। इसमें प्लेटो जो है वो इस जगत में विश्वास रखते हैं। तीसरा है आत्मा की अमरता। प्लेटो के अनुसार आत्मा अमर है। प्लेटो के अनुसार जो आत्मा है वह अमर है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे काम करता है तथा विचारों का ज्ञान प्राप्त करता है तो मरने के उपरांत आत्मा पुनः शरीर रूप में इस संसार में आ जाती है। ठीक है, प्लेटो का ऐसा मानना है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे काम करता है और विचारों का ज्ञान प्राप्त करता है तो मरने के उपरांत आत्मा पुनः शरीर रूप में संसार में आ जाती है, यानी कि एक नए शरीर में वह फिर से जन्म लेती है। यहाँ प्लेटो के विचार भारतीय आस्तिक दर्शनों के सिद्धांतों से मिलते जुलते हैं। ठीक है पाश्चात्य, लेकिन इनके विचार जो है भारतीय से मिलते जुलते हैं। तीसरा है ज्ञान संबंधी दर्शन। प्लेटो ने ज्ञान को आत्मा का गुण माना है। ज्ञान को आत्मा का गुण माना है और मनुष्य को सत्य का अन्वेषक कहा है। अन्वेषक का मतलब होता है एक्सप्लोरर। क्या होता है? एक्सप्लोरर, यानी कि खोजकर्ता। मनुष्य जो है वह सत्य का खोज करता है, सत्य का एक्सप्लोरर है। ठीक है, उसके अनुसार ज्ञान के तीन रूप हैं। पहला है इंद्रिय जन्य ज्ञान, सम्मति द्वारा प्राप्त ज्ञान और विवेकार्जित ज्ञान। यह ज्ञान के तीन रूप हैं प्लेटो के अनुसार। ओके, अब बात करते हैं प्लेटो के शैक्षिक विचार क्या हैं। एजुकेशनल थॉट्स ऑफ प्लेटो। डियर फ्रेंड, हमारी जितनी भी फर्स्ट सेमेस्टर क्लासेस हो आप कंटिन्यू अटेंड करते रहिए वीडियोज के माध्यम से। आपने जो है कि जो आपके पास जो भी किताबें हैं, जो भी जी नोट्स हैं, उनको जब आप पढ़ने बैठेंगे तो उनमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा दिया होता है जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग नहीं है, जहां से एग्जाम नहीं पूछा सकता, लेकिन हमारे नोट्स में आपको वही मिलेगा जो आपके अकॉर्डिंग टू पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है। प्लेटो के शैक्षिक विचार हमें उसकी रिपब्लिक और द लॉज नामक पुस्तकों से मिलते हैं। इनके शैक्षिक विचार कहाँ से मिलते हैं? उनकी जो पुस्तकें हैं रिपब्लिक और द लॉज, ठीक है, वहां से मिलते हैं। पहले तो प्लेटो भी अपने गुरु सुकरात की तरह मानता था कि ज्ञान ही सद्गुण है। पहले जो प्लेटो था, जैसे उसके गुरु सुकरात मानते थे कि ज्ञान ही सद्गुण है, वैसे ही प्लेटो भी मानता था ज्ञान ही सद्गुण है। लेकिन बाद में उसने माना कि ज्ञान और सद्गुण अलग अलग है। क्या माना? कि ज्ञान अलग है और सद्गुण अलग है तथा दोनों की शिक्षा दी जा सकती है। सद्गुण ईश्वर द्वारा दिया गया रहस्यात्मक पुरस्कार है। जो सद्गुण है यह ईश्वर के द्वारा दिया गया रहस्यात्मक पुरस्कार है। गुण की तरह बुद्धि को प्लेटो ने प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वस्तु माना है। क्या माना है? सद्गुण क्या माना है? गुण की तरह बुद्धि को प्लेटो ने प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वस्तु की, ये जो बुद्धि है यह प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई ही वस्तु है तथा कहा है कि बुद्धि विभेद के कारण मनुष्य में विभेद होता है, क्योंकि हम सभी में बुद्धि में अंतर है ना, इसीलिए हम सब में विभेद है, मनुष्य में अंतर है। इसी आधार पर उसने समाज का विभाजन 3 वर्गों में किया है। पहला है दार्शनिक, जिसके पास ज्ञान का गुण है वह दार्शनिक। दूसरा उन्होंने जो समाज बताया वह सैनिक, जो साहस और युद्ध कला का गुण रखते हैं वह इस समाज के अंतर्गत आते हैं। मजदूर बताया, जो उत्पादन और श्रम करते हैं वह इस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो प्लेटो ने समाज का विभाजन 3 वर्गों में किया। प्लेटो ने इनकी तुलना क्रमशः स्वर्ण, रजत और ताम्र धातुओं से की है, यानी कि दार्शनिक वे हैं जो स्वर्ण धातु के समान हैं, सैनिक वे हैं जो रजत हैं और मजदूर वो हैं जो ताम्र धातु के समान हैं। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है? प्लेटो शिक्षा को क्या मानते हैं? प्लेटो शिक्षा कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जिससे अच्छी आदतों के द्वारा बालकों में नैतिकता का विकास होता है। भाई शिक्षा वही है, शिक्षा ऐसी प्रशिक्षण है जिससे बालकों के अंदर अच्छी आदतों का आदतों का विकास हो पाए, नैतिकता का विकास हो पाए, बालक एटिकेट एंड मैनर्स सीख पाए। प्लेटो के अनुसार
शिक्षा वह प्रयत्न है जो प्रौढ़ व्यक्ति बालकों की उन्नति हेतु करते हैं। शिक्षा वह प्रयास है जो प्रौढ़ व्यक्ति बालकों की उन्नति के लिए करते हैं, वही शिक्षा है। प्लेटो शिक्षा को सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति का साधन मानते हैं कि अगर आप सत्य शिव सुंदर को प्राप्त करना चाहते हैं तो शिक्षा ही एकमात्र उसका साधन है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय प्रत्येक व्यक्ति के सद्गुणों का विकास करना है, कि शिक्षा जो है यह क्या है, शिक्षा ऐसी ही होनी चाहिए जिससे प्रत्येक व्यक्ति के अंदर छिपे जो गुण है वह बाहर आ सके। ये सद्गुण प्लेटो ने बताया कि ये सद्गुण प्रमुख रूप से 4 हैं। पहला बुद्धिमत्ता, यानी कि ज्ञान के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से हम व्यक्ति के अंदर जो बुद्धिमत्ता है उसको बाहर ला सकते हैं। जो विजडम है, जो नॉलेज है, जो ज्ञान है उसको हम बाहर ला सकते हैं। बच्चे के साहस को जो है हम डेवलप कर सकते हैं। बच्चे के अंदर जो रिस्ट्रेंट है, संयम है, हम उसको जो है कि उसका विकास कर सकते हैं और न्याय का विकास कर सकते हैं। तो ये 4 क्या है, प्रमुख रूप से ये सद्गुण हैं, जैसा कि प्लेटो के द्वारा बताया गया है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है, इसको भी समझना आवश्यक होगा। प्लेटो के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए, उसके क्या उद्देश्य होना चाहिए। पहला तो है ईश्वर को जानना। शिक्षा का उद्देश्य प्लेटो ने क्या बताया, शिक्षा को जानना। शिक्षा का यह दायित्व है कि वह बालक को इस योग्य बनाए कि वह ईश्वर के साथ आत्म साक्षात्कार कर सके। क्या कर सके, ईश्वर के साथ आत्म साक्षात्कार कर सके, ऐसा प्लेटो ने बताया। ठीक है, इसके लिए उसने बालकों को जीवन के मूल्यों की शिक्षा देने पर बल दिया कि बालकों को जीवन के मूल्यों की शिक्षा दी जाए। ठीक है, आपको बताते चले कि प्लेटो जो है उसका मानना था कि इसके लिए बालकों को संसार के वास्तविक स्वरूप की जानकारी दी जाए, तभी वो ईश्वर को जान पाएंगे, ईश्वर के साथ आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे। ठीक है, प्लेटो के ये जो विचार हैं, अब आप समझ चुके होंगे कि ये भारतीय दर्शन से मिलते जुलते हैं। प्लेटो के विचार कैसे हैं, था वो पाश्चात्य, लेकिन जो विचार हैं उसके भारतीय दर्शन से मिलते जुलते हैं, क्योंकि भारतीय शिक्षा शास्त्रियों ने मुक्ति अथवा मोक्ष को शिक्षा का अंतिम उद्देश्य स्वीकार किया है, और यहाँ पे पाश्चात्य विचारक प्लेटो ने भी वही किया है, तो इनके विचार भारतीय दर्शन से मिलते जुलते हैं। दूसरा है नैतिक विकास की बात करते हैं। नैतिकता उसकी समस्त शिक्षा योजना का मेरुदंड है, किसका, बालक का, ऐसा कहा गया है। नैतिक जीवन से प्लेटो का तात्पर्य उस जीवन से है जिसमें सौंदर्य, न्याय तथा प्रेम का समावेश हो, है ना। और जो है कि जीवन से नैतिक जीवन का मतलब क्या है, जिसमें सौंदर्य हो, न्याय हो, प्रेम हो। प्लेटो ने संपूर्ण पाठ्यक्रम को 3 भागों में बांट दिया है। एक तो शारीरिक उन्नयन, दूसरा विद्या संस्कार और तीसरा संगीत की कक्षा। क्योंकि प्लेटो का विचार था कि शारीरिक उन्नति, किसकी, शारीरिक उन्नति के बिना मानसिक उन्नति भी अच्छी प्रकार से नहीं हो सकती है। ठीक है, और उसने व्यायाम को भी बहुत इंपॉर्टेंट बताया है। दूसरा जो है कि संगीत के द्वारा प्लेटो जो है वो व्यक्ति के मस्तिष्क को जो है डेवलप करना चाहता था, परिष्कृत करना चाहता था, इसीलिए वो संगीत की शिक्षा देने पर बल देता था। उनके अनुसार संगीत जो है वो चिंताओं से दूर रखता है और इससे मस्तिष्क का विकास होता है। प्लेटो का विकास जो है विश्वास था कि जब शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास हो जाता है तभी व्यक्ति नैतिक जीवन के अनुकूल बन पाता है। इसीलिए उन्होंने पाठ्यक्रम के ये 3 भाग बताए। बात यहां तक क्लियर होती है, हम आगे बढ़ते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम के प्रति आस्था उत्पन्न करना। डियर फ्रेंड, प्लेटो ने शिक्षा का प्रारंभिक उद्देश्य सत्यम शिवम सुंदरम की भावना का विकास माना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और उसे प्रारंभिक वर्षों की शिक्षा के द्वारा प्राप्त करने के लिए बल भी दिया है कि हम उसको शिक्षा के माध्यम से प्राप्त करें। आपके सामने लिखा है, प्लेटो के अनुसार प्रारंभ में ऐसा शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करना चाहिए जिससे बालक में सुंदरम के प्रति प्रेम उत्पन्न हो, है ना। प्रारंभ में ऐसा शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करना चाहिए जिससे बालक में क्या हो, सुंदरम के प्रति प्रेम उत्पन्न हो, और आगे चलकर यह प्रेम सत्यम एवं शिवम के रूप में विकसित हो पाए। इस प्रकार सुंदरम, सत्यम, शिवम का ज्ञान कराना शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए, ऐसा प्लेटो का मानना था। यह प्लेटो के अनुसार दिए गए शिक्षा के उद्देश्य हैं। नागरिक क्षमता का विकास करना। नागरिक क्षमता को प्लेटो महान गुण समझता था। इस गुण का विकास युवकों में आत्मनिग्रह, साहस, सैनिक गुण की भावनाओं के आधार पर हो सकता है, इसीलिए इसको उन्होंने इंपॉर्टेंट बताया। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि वह आदर्श समाज का निर्माण करे।
ठीक है। प्लेटो ने एक आदर्श राज्य, क्या प्लेटो ने क्या किया, एक आदर्श राज्य, ठीक है, की कल्पना की कि राज्य कैसा होना चाहिए, हमारा एक आदर्श होना चाहिए। शरीर, मस्तिष्क और हृदय की जो है समन्वय स्वरूप प्लेटो के व्यक्तित्व में यूनानी सभ्यता की देन जो है कि एक मिक्स थी, उसमें कह सकते हैं, उसके अंदर पाई जाती थी या निहित थी। उसने अपनी शिक्षा योजना के द्वारा यूनानियों को इंद्रिय आश्रित सौंदर्य भावना को नैतिकता की ओर विकसित किया। और प्लेटो कहता है कि यदि हमारे नागरिक शिक्षित और बुद्धिमान हैं तो उन्हें अपने कर्तव्य स्पष्ट दिखाई देते हैं। भाई अगर आप शिक्षित हैं, बुद्धिमान हैं, तो आपको अपने कर्तव्य, अपने अधिकारों की जानकारी होगी, है ना, और वे सभी महत्वपूर्ण विषयों पर भली प्रकार विचार भी कर पाएंगे। इस प्रकार आदर्श नागरिक ही एक नए समाज का निर्माण कर पाएंगे। ये प्लेटो के अनुसार कुछ शिक्षा के उद्देश्य हैं। अब प्लेटो ने जो है कौन कौन सी शिक्षण विधियों पर बल दिया है, इन शिक्षण विधियों को भी हम समझते हैं। देखिएगा, पहली तो जो विधि उन्होंने बताई है तर्क विधि, एक एक करके हम इनको थोड़ा डीपली भी समझते चलेंगे। और यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इनके बारे में समझ लेंगे तो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। पहली उन्होंने बताई है तर्क विधि, जो है क्या बताया, तर्क विधि के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाए। प्लेटो द्वारा अपनाई गई विधियों में सबसे पहला स्थान किसका है, तर्क विधि है, जो कि विचारशील व्यक्तियों के द्वारा जो है तर्क कहा जा सकता है कि जो विचारशील व्यक्ति होते हैं वो तर्क वितर्क करके सीखते हैं। इसको चिंतन पद्धति भी कहते हैं, जिसकी विवेचना के द्वारा जीवन के विभिन्न स्थितियों के परीक्षण से सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण भी होता है। दूसरा है स्वयं खोज की प्रणाली, प्रयोग विधि, सुनिएगा हमारी बात, दूसरा क्या है, स्वयं खोज की प्रणाली। प्रयोग विधि और आगमन निगमन विधि के आधार पर स्वयं खोज यानी कि विधि का एक आविष्कार है। यहां बच्चा खुद खोज करता है, ठीक है। आगमन निगमन विधि प्लेटो की शिक्षण विधि का जो सबसे ऊंचा स्वरूप है या उच्चतम रूप है, उसमें आगमन निगमन प्रणाली के भी प्रयोग हुए हैं और ये प्रयोग आगे चलकर उसने बहुत प्रसिद्ध हुए। अनुकरण विधि, यहाँ बालक जो है अनुकरण करके सीखता है, दूसरे की नकल करके सीखता है। व्याख्यान विधि से बच्चों को समझाया जाए, पढ़ाया जाए। प्रश्नोत्तर विधि से बच्चों को समझाया जाए। स्व अध्याय विधि यानी कि यहाँ पर बच्चा सेल्फ स्टडी करके सीखे। वार्तालाप विधि, क्या है, वार्तालाप, ठीक है। तर्क विधि और प्रश्नोत्तर विधि का माध्यम वार्तालाप ही है। अगर आप तर्क करेंगे, अगर आप प्रश्नोत्तर करेंगे, बच्चे से प्रश्न पूछेंगे तो सामने वाला उसका जवाब देगा, तो ये क्या होगा, ये वार्तालाप कहलाएगा, है ना। प्रयोगात्मक विधि, बच्चा प्रयोग करके सीख पाए। आप देखिए, ये तो उनकी विधियां हो गई कि जिस विधि पर वो जोर देते थे। आप देखिए प्लेटो की शिक्षा को क्या देन है, इसके बाद शायद ये खत्म हो जाएगा, फिर हम जॉन रेस्क्यू को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करेंगे प्लेटो की शिक्षा को क्या देन है, पूछ लेता है एग्जाम में। प्लेटो ने शिक्षा में आदर्शवादी दृष्टिकोण का समावेश किया, इसलिए उसने व्यक्ति और समाज के समक्ष सत्यम, शिवम और सुंदरम के समन्वय का आदर्श रखा। उसने शिवम पर अधिक बल दिया। किस पर बल दिया, शिवम पर अधिक बल दिया। शिक्षा में खेल विधि का मूल प्लेटो में पाया जाता है। खेल विधि का जो मूल है वो प्लेटो में पाया जाता है। प्लेटो ने बताया कि खेल में बालक अपने आप को स्वतंत्रतापूर्वक अभिव्यक्त कर पाता है। दूसरा है, प्लेटो ने शिक्षा को बुद्धि विभेद के आधार पर देने की योजना प्रस्तुत की है कि बच्चा की सभी बच्चों की बुद्धि अलग अलग होती है, सब में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। जिस बच्चे की जैसी बुद्धि है उसको उसी प्रकार से शिक्षा दी जानी चाहिए। इस पर जोर किसने दिया, प्लेटो ने। इस प्रकार उसने बालक की शिक्षा को मनोविज्ञान आधार प्रदान किया। कैसा आधार प्रदान किया, मनोविज्ञान आधार प्रदान किया। भाई अगर हम बच्चे को बुद्धि मापन के आधार पर शिक्षा देंगे, किसकी कितनी बुद्धि है, तो मनोवैज्ञानिक आधार ही तो हो गया। प्लेटो स्त्री और पुरुष की समानता की घोषणा करने वाला प्रथम विचारक था कि पुरुष, स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं। शिक्षा देना राज्य का कर्तव्य है। यह सिद्धांत प्लेटो की ही देन है। तो प्यारे दोस्तों, हमने प्लेटो के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया है। अगर आप अभी प्रेजेंट टाइम में लखनऊ कानपुर से देख रहे हैं तो नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। बाकी जो यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे आपका भी सब्जेक्ट तैयार हो रहा है, जैसे बाल्यावस्था में विकास करके जो पेपर है आपका, है ना, समकालीन भारत शिक्षा है, या और भी तो तैयार हो रहे हैं, आपको भी मिलेंगे, ठीक है। 9628182649 कंप्लीट नोट्स की फीस 300 होती है। आप अगर नोट्स के लिए इच्छुक हैं तो आप हमें अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम लिख करके भेजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।